हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? चलो बढ़िया रहिए। वेलकम बैक। FOI माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, MBBS MD एम्स भोपाल, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट FOI में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं बायोलॉजी का टीचर, आज मैं 11th की बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, आउट ऑफ भी होते हैं और कुछ बच्चों के बनते हैं, कुछ बच्चों को नहीं बनते हैं। जिसमें चैप्टर का नाम है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं धमाके तरीके से। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब क्या है ना कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये जो चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले ना चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। मतलब क्या है? ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में क्या जानते हो? सबको पता होता है बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स? दो ही होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे 11th में हो चाहे फिर हम नीट में पढ़ें। ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन हमको पढ़ना कितने हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? पहला ब्लड और दूसरा कौन सा होता है? लिम्फ। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज का हमारा गोल क्या है? ब्लड। टुडेज गोल हमारा क्या है? ब्लड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता चल गया कि बॉडी फ्लूइड्स दो होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है? सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है चीज़ वो होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। क्या आता है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं फ्लूइड? तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा ब्लड जो हमने बताया था। दूसरा क्या हो गया? लिम्फ। ये ठीक है, पहला क्या हो गया? ब्लड। दूसरा क्या हो गया? लिम्फ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या हो गया? सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, अब हमको पता है हमारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड हो गए ब्लड और लिम्फ। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, ऐसा कौन सा मीडियम होता है जिसके थ्रू ये सर्कुलेट करते हैं? सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ऐसा कौन सा मीडियम होता है जिसके थ्रू ब्लड या लिम्फ सर्कुलेट करते हैं? कौन सा मीडियम होता है? बता सकते हो? चलो हम बता देते हैं। कौन सा होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के वजह से ही हमारे फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, किसके वजह से? ब्लड वेसल्स की वजह से ही हमारे फ्लूइड्स क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। तो ब्लड वेसल्स के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आर्टरी, डक्ट, वेन्स और पोर्टल सिस्टम। क्या हो गया? पहला आर्टरी, डक्ट, वेन्स और पोर्टल सिस्टम। इन मीडियम के थ्रू हमारा जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स हो गया कि ब्लड वेसल्स की मीडियम के थ्रू ही हमारा सर्कुलेटिंग फ्लूइड सर्कुलेट करता है। अब हम बात करते हैं जो फ्लूइड जिस मीडियम के थ्रू सर्कुलेट करते हैं,
तो वो कैसे सर्कुलेट होता है? पीछे से कोई प्रेशर होता है ना, तभी तो फ्लूइड आगे जाता है, चाहे आर्टरी हो, वेन्स हो, ठीक है, चाहे डक्ट हो, चाहे फिर वो पोर्टल सिस्टम हो। जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो फोर्स क्रिएट करता है या प्रेशर क्रिएट करता है, कौन करता है? तीसरा हमारा पंपिंग डिवाइस। कौन है? हमारा पंपिंग डिवाइस। अब अच्छा ये बता, पंपिंग डिवाइस क्या होता है? हमारे बॉडी में पंपिंग डिवाइस क्या होता है? सिंपली हार्ट। क्या होता है? हमारा हार्ट। हार्ट क्या है? पंपिंग डिवाइस है, ठीक है। इतना ये क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। चैप्टर का क्या है? जनरली इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, जिससे चैप्टर पढ़ने से पहले ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम क्या करेंगे ना, जैसे आगे पढ़ाएंगे ब्लड के बारे में और डिटेल में, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या? अब हम क्या बात करते हैं? ब्लड वॉल्यूम की। क्या बात करते हैं? ब्लड वॉल्यूम की। अब हम क्या बात करते हैं? हम ब्लड वॉल्यूम की, ठीक है। जो ब्लड वॉल्यूम होता है, चलो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? कोई बता सकता है? एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल एडल्ट पर्सन में कितना होता है ब्लड वॉल्यूम? नॉर्मली कितना होता है? 5 से 6 लीटर के बीच में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मली की बात कर रहा हूं एडल्ट पर्सन में। लेकिन अगर हम बात करें मेल्स एंड फीमेल्स की, किसकी बात करें हम? मेल्स और फीमेल्स की। तो मेल्स में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर। कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर होता है ब्लड का जो वॉल्यूम होता है मेल्स में, 5 से 5.5 लीटर होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की, ठीक है, तो फीमेल्स में कितना होता है? 4 से 4.5 लीटर। फीमेल्स में कितना होता है? 4 से 4.5 लीटर होता है ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? मेल्स का 5 से 5.5 लीटर है, फीमेल्स का 4 से 4.5 लीटर है, दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए क्योंकि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसलिए फीमेल्स में जो ब्लड वॉल्यूम होता है मेल्स के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। 4 से 4.5 लीटर होता है फीमेल्स में, ठीक है ना। रीजन क्या है? ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। जब मेंस्ट्रुएशन से जब मीनोपॉज तक जब साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें ब्लड का क्या होता है? लॉस हो जाता है फीमेल्स में। इसलिए फीमेल्स में ब्लड वॉल्यूम 4 से 4.5 लीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें बॉडी वेट की, ठीक है, अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो मेल्स में कितना बॉडी वेट होता है? कि 5 से 5.5 लीटर, ठीक है। अगर मेल्स की बात करें तो 8% बॉडी वेट होता है, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करें तो 7% बॉडी वेट होता है, ठीक है। जब इतना बॉडी वेट रहेगा परसेंटेज में, तब 5 से 5.5 लीटर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 5.5 लीटर, ठीक है ना, 4 से 4.5 लीटर, ये तो मेल्स फीमेल्स की बात हो गई। नॉर्मल का तो यही है, ठीक है ना, 5 से 6 के बीच में ही जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो जैसे खली जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बात करती है बॉडी वेट पे। अगर जैसे खली जैसा स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम क्या 5 से 5.5 लीटर ही होगा क्या है। अगर ब्लू व्हेल है वो इतने टन की है तो उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम है तो मतलब कि 5 से 5.5 लीटर होगा ना? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बॉडी वेट उतना ही ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम बात करें बॉडी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। ब्लू व्हेल वो तो इतनी बड़ी है भाई, उसके अंदर तो ब्लड वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा, उसका तो समझ लीजिए 200 से 300 मतलब कि लीटर के समथिंग होगा। जैसे खली जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जो WWF में लड़ते हैं, जो रेसलर होते हैं, उनकी अगर बॉडी वेट की बात करें तो इससे तो उनका ज़्यादा ही होगा ब्लड वॉल्यूम। लेकिन हम एक नॉर्मल मेल्स और फीमेल्स का ब्लड वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ECF के बारे में। ECF के बारे में, एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। देखो, एक होता है इंटरनल सेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। जो हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है, कितना होता है 15 लीटर। हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड होता है वो कितना होता है 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर होता है। लेकिन वो उसी 15 लीटर में अगर हम ब्लड की बात करें, चाहे परसेंटेज हो चाहे फिर वो लीटर में बात करें, अगर हम उसमें ब्लड की बात करें तो कितने परसेंट और कितने लीटर ब्लड होगा, ठीक है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड इसमें 0.33% पार्ट होता है 15 लीटर में। अगर हम लीटर की बात करें तो कितना होता है 5 लीटर होता है, ठीक है ना। कितना होता है 5 लीटर होता है ब्लड, ठीक है। कितना होता है 5 लीटर ब्लड होता है। 15 लीटर में से ब्लड का पार्ट कितना होता है 5 लीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये नॉर्मल सा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसी धमाके तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया 5 लीटर ब्लड के बारे में। चलो अब हम आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है। ब्लड, ये तो ब्लड वॉल्यूम हो गया तुम्हारा। अब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, हम ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है नॉर्मली, अगर हम डेफिनेशन, अगर हम NCERT बेस पे चलें तो ब्लड की डेफिनेशन क्या होगी, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलोगे, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड क्या है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड की डेफिनेशन। एंड फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या हो गया, एंड फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की और फ्लूइड मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो, मैंने जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंडर में जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन सबकी ऑरिजिन क्या होती है, जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में उन सबकी ऑरिजिन क्या होती है, मीजोडर्मल। क्या होती है बच्चों, मीजोडर्मल, ये होती है उनकी ऑरिजिन। जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या जितने भी मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन होते हैं, यानी कि जितने भी मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उन सबकी ऑरिजिन क्या है, मीजोडर्मल, ठीक है ना। उन सबकी ये ऑरिजिन हो गई है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें ब्लड, तो दूसरा अगर हम पॉइंट है तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अगर हम स्पेशली अगर ब्लड के बारे में बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या बोलोगे, जो ब्लड होता है, ब्लड आर सर्कुलेट इन, ब्लड आर सर्कुलेट इन 5 लीटर 1 मिनट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्या बोलोगे ब्लड के बारे में, ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है प्रत्येक, मतलब कि एवरीडे सर्कुलेट होता है। कितना होता है सर्कुलेट, ब्लड
सर्कुलेट एवरीडे 5 लीटर इन अडल्ट पर्सन, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेट एवरीडे 5 लीटर इन एडल्ट पर्सन, यानी कि प्रत्येक दिन ब्लड हमारी बॉडी में 5 लीटर सर्कुलेट होता है। कितने लीटर सर्कुलेट होता है? 5 लीटर सर्कुलेट होता है, ठीक है ना। और अगर तीसरा पॉइंट बताएं, ठीक है, ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच कितना, ठीक है, पीएच होता है वो कितना होता है ब्लड का? स्लाइटली क्या होता है? एल्कलाइन होता है। और अगर हम पीएच की बात करें तो कितना वेरी करता है पीएच? 7.3 टू 7.4 तक, यानी कि 7.3 से 7.4 तक क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे ब्लड के बारे में। अगर हम बात करें तुम्हारे फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में, किसके बारे में? फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में। चौथा पॉइंट क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स। चौथा पॉइंट क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स। अगर हम फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में बात करें, अगर हम डिटेल में अगर फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 2 ही चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती हैं फ्लूइड मैट्रिक्स के अंडर में, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही हो गया ना। चलो अब हम फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में आते हैं, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, तो फ्लूइड मैट्रिक्स, अगर हम फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में। पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। पहला क्या हो गया? प्लाज्मा, दूसरा क्या हो गया? फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा का हम पॉइंट बताएं तो प्लाज्मा का सबसे पहले पॉइंट क्या बोलोगे? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, कितनी % पाया जाता है ब्लड में। तो हम परसेंटेज की बात करें तो प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? 55% पाया जाता है, यानी 55% होता है। 55% पाया जाता है ब्लड में, ठीक है ना। अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है ना, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर नहीं, पहले सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। तो कलर, प्लाज्मा कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर्ड स्ट्रे विस्कस फ्लूइड, ठीक है ना। ये इसका कलर पेल येलो कलर्ड होता है, इसको विस्कस फ्लूइड भी बोलते हैं, स्ट्रे विस्कस फ्लूइड प्लाज्मा को, ठीक है ना। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट कलर के बारे में पता चल गया और कितना % है उसका, ठीक है। दूसरे बात करते हैं, अगर दूसरा बात करते हैं वाटर, तो कितने % वाटर होता है प्लाज्मा में? कितनी % होता है वाटर? 90 से 92% वाटर पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, ठीक है। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो कितने % पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट? 1%, ठीक है, 1% पाया जाता है। अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्ट कितने % पाया जाता है? 6 to 8%, ठीक है, 6 to 8% पाया जाता है। ये हो गया हमारे प्लाज्मा के बारे में, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गया? प्लाज्मा के बारे में हो गया, ठीक है। अगर हम, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं परसेंटेज के बारे में भी और इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में भी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। थोड़ा सा अब हम डिटेल्स में ही पढ़ते हैं।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सब इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट में दो ही चीज़ें आती हैं, पहली मिनरल और दूसरा सॉल्ट। ठीक है, अगर हम मिनरल की बात करें, ठीक है, तो मिनरल का कौन कौन से मिनरल होते हैं? ठीक है, सबसे तो पहले कौन कौन से? क्लोराइड आयन, ठीक है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया हमारे मिनरल। अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट में कौन सा? ये टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया? टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक और होता है, ठीक है, अगर हम एक और स्पेशली की बात करें, सोडियम बाई कार्बोनेट की। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट की बात करें, सोडियम बाई कार्बोनेट हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में सोडियम बाई कार्बोनेट होता है वो किस तरह का रोल प्ले करता है? ब्लड बफर सिस्टम की तरह। किस तरह का ब्लड रोल करता है? ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम की तरह ये हमारे ब्लड में रोल करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है ब्लड बफर सिस्टम। अब बोलोगे जितने हमारे जो ब्लड बफर सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है? जो ब्लड बफर सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारी बॉडी में क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें, पीएच, ठीक है, मैंने अभी बताया था ब्लड में पीएच कितना होता है? 7.3 to 7.4 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें तो दोनों तरह, अगर हम पीएच की बात कर लेते हैं तो पीएच, आप लोग बोलोगे सर आर्टरी में कितना होता है, वेन्स में कितना होता है? ठीक है, आर्टरी और वेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आर्टरी और वेन्स, आर्टरी में जो पीएच होता है वो होता है 7.4, वेन्स में कितना होता है? 7.3। क्यों इतना डिफरेंस? क्यों? सबको पता होता है इतना डिफरेंस क्यों होता है, सबको पता रहता है क्यों इतना डिफरेंस होता है। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड हम जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा ये फ्लो है। ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा हो, ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और अगर वेन्स की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो ब्लड में तो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो वेन्स में फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड आर्टरी में फ्लो करता है। ठीक है, अगर मान लो 7.4 है पीएच आर्टरी में, तो क्या ज़्यादा होगा क्या कम होगा? तो सबको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और CO2 कम होगा। अगर CO2 कम है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन भी कम होता है। ठीक है, अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स में अगर 7.3 तो क्या ज़्यादा होगा? CO2 ज़्यादा होगी। CO2 ज़्यादा है तो हमारा हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा होगा और कम क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या बढ़ते हैं? इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ये बफर सिस्टम के बारे में बात करें तो पीएच और आर्टरी और वेन्स के बारे में भी हो गया। ठीक है ना, अब ये मेंटेन कैसे करता है? मेंटेन इसलिए करता है, देखो जब हम फास्ट फूड खाते हैं, यानी कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, भर भर के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर, ये जो सारी चीज़ें खाते हैं, इसके वजह से हमारे ब्लड का पीएच खराब हो जाता है, डिसबैलेंस होने लगता है। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो ब्लड का जो पीएच होता है हमारी बॉडी में वो डिसबैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से, जिसके लिए हमारे ब्लड में ब्लड बफर सिस्टम होते हैं जिससे ब्लड के पीएच को मेंटेन कर सकें। ठीक है ना, जैसे चाउमीन खा लेते हैं, उसमें बहुत सारा विनेगर डला होता है, सोया सॉस डला होता है, उसकी वजह से हमारे ब्लड का पीएच खराब हो जाता है। इसलिए फास्ट फूड बहुत कम खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत कम ही पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि उसमें पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का, CO2 को बहुत ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से, ठीक है ना,
जिसके वजह से जैसे आप करते हो ना, रफ करते हो एकदम भां उड़ जाती है, वो CO2 ही उड़ती है, ठीक है ना। और जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, जैसे हार्पिक में जो एसिड होता है वही कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, इसलिए पीना मत, ठीक है ना। ये अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो तो यही समझ लो कि तुम हार्पिक वाला एसिड पी रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो मेंटेन और डिसबैलेंस का बात होगी, ठीक है। ये तो बफर सिस्टम की बात हो गई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। इसलिए अगर कोई ना के बराबर अगर पिला दे तो पी लो, वरना भाई हम अपने पैसे खर्च करके नहीं पिएंगे, ठीक है ना। यही होना चाहिए रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक साल्ट की। ये तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, ठीक है, जो कितने % होता है मैंने पहले ही बताया था, 1%, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, ऑर्गेनिक सॉल्ट की। इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गए। अब हम बात किसकी करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट की। ऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट हमारे बॉडी में कितने % पाए जाते हैं, 6 से 8%। कितने पाए जाते हैं, 6 से 8%, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या पढ़ते हैं हम, प्रोटीन। क्या पढ़ते हैं हम, प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोटीन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तीन ही टाइप की प्रोटीन आते हैं। कितने टाइप की प्रोटीन आते हैं, 3 टाइप की प्रोटीन आते हैं, ठीक है। 3 टाइप की प्रोटीन आती है। तो सबसे पहले जो पहली प्रोटीन है वो कौन सी है, एल्बुमिन्स, ठीक है। दूसरी फिब्रोजेन प्लस प्रोथॉम्बिन, यानी कि देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फिब्रोजेन प्लस प्रोथॉम्बिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और लास्ट कौन सी है हमारी, ग्लोबुलिन। ये हमारी लास्ट ये हो गई ग्लोबुलिन। पहली होगी हमारी एल्बुमिन, दूसरी हमारी ये कॉम्बिनेशन वाली प्रोटीन जो फिब्रोजन प्लस प्रोथॉम्बिन, और ये तीसरी हमारी ग्लोबुलिन। तो वो प्रोटीन हम पढ़ते हैं तो प्रोटीन में हमको 3 ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन में 3 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कौन कौन सी, तो पहली तो जो चीज़ हो गई ये प्रोटीन कहाँ से सिंथेसिस हुई है, ठीक है ना, ये कैसी है, छोटी है बड़ी है। तीसरा क्या है, इसका फंक्शन क्या है। 3 चीज़ें हो गई ना, 3 चीज़ें, पहले कैसी है, छोटी है बड़ी है, दूसरा ये कहाँ से सिंथेसिस हुई है, तीसरा क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या है, यानी ये पार्टिसिपेट कैसे करती है, ठीक है। सबसे पहले हम एल्बुमिन्स की बात कर लेते हैं। एल्बुमिन्स सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है। क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है एल्बुमिन्स, ठीक है। मैंने पहला क्या बताया था, कैसी होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है प्रोटीन के बारे में, तो ये इसका मतलब सिंथेसिस कहाँ से हुई है, ठीक है, कहाँ से सिंथेसिस हुई है, ये लीवर सेल से, सिंथेसिस इन लीवर सेल, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका क्या है फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन कराना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी को, हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करती है प्रोटीन। क्या करने का काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारी ब्लड में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करती है ये हमारी एल्बुमिन्स प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये 3 चीज हो गई। देखो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है, दूसरा सिंथेसिस कहाँ से होती है, लीवर सेल से होती है, तीसरा एक इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। कैसा काम होता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है, ठीक है। ये तो हो गए एल्बुमिन्स के अंडर में। अब हम बात करते हैं फिब्रोजेन प्लस प्रोथॉम्बिन, ठीक है। तो अगर हम फिब्रोजेन और प्लस प्रोथॉम्बिन की बात करते हैं तो एक मिनट, फिब्रोजेन और प्रोथॉम्बिन, ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, कौन सी है, फिब्रोजेन प्लस प्रोथॉम्बिन, ठीक है ना। इसके नाम से ही काम है,
तो प्रोटीन के नाम से ही उसका काम नजर आता है। फिब्रोजेन, यानी कि फिब्रोजेन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फिब्रो प्लस जेन, ठीक है ना। फिब्रो का मतलब होता है फाइबर, जेन का मतलब होता है क्लॉटिंग, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फाइबर की तरह है, ठीक है ना, फाइबर की तरह जम जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। देखो जब भी हमारा ब्लड लॉस होता है, ब्लड क्लॉट करता है, तो उसमें क्या चीज होती है, हमारे जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्रोटीन क्रिएट करती है फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करती है उस ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो एकदम ऐसे, अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ऐसे, ये उंगली है ना, ये उंगली मान लो ये पूरी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, पूरी ब्लड वेसल्स है, ये हमारे फाइबर्स हैं। तो ये ब्लड वेसल्स में जहां से ब्लड लॉस हो रहा है, वहां पे प्रोटीन क्या करती है, फाइबर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। जैसे ही यहां पे फाइबर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हुए, तो वहां से ब्लड जितनी तेज लॉस हो रहा था, अब उतनी तेज लॉस नहीं होता है, अब उससे कम लॉस होता है। उसके बाद जो क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, उसके अंडर में जितनी क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं, उसके बाद ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका नाम ही है, देखो, फिब्रो प्लस जेन, फिब्रोजेन आर डिवाइडेड, तो फिब्रो, देखो अगर हम बात करें फिब्रोजेन, ठीक है, तो फिब्रो और यहां पे जेन, ठीक है। दो फिब्रो, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। पहला तो फिब्रो का मतलब क्या होता है, यहां पे फिब्रो का मतलब क्या होता है, फाइबर, क्या होता है, फाइबर। जेन का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग, जेन का मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो और वो क्लॉट कर जाए, ठीक है ना, यानी कि वो ब्लड वेसल्स पे जम जाए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है ना। ऐसे ये उंगली है ना, उंगली ऐसे ऐसे क्या हो जाए, जम जाए, इसी को बोलते हैं हम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्लॉटिंग, ठीक है ना। ये तो हमारा फिब्रोजेन का मतलब ही पता हो चल गया। तो मतलब अगर आप किसी भी प्रोटीन का मतलब समझ में आ गया, तो समझ लो आप उसका वर्क, उसका कहाँ से सिंथेसिस हुई, वो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इसमें हम प्रोटीन्स की बात करें, पहला पॉइंट, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है, क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है, ठीक है। पहला पॉइंट फिब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसकी बात करें, इसकी सिंथेसिस कहां से होती है, सिंथेसिस कहां से है, लीवर सेल से, कहां से, लीवर सेल से। और तीसरा अगर इसकी बात करें, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में क्या बोलोगे आप लोग, अगर हम फंक्शन की बात करें तो नॉर्मली फंक्शन में क्या बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे फंक्शन। तो फंक्शन में अगर हम बात करें, तो फंक्शन में अगर हम इसकी बात करें, तो इसका फंक्शन क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, ब्लड क्लॉटिंग, क्या हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन कैसी प्रोटीन है, कहां से सिंथेसिस होती है, इसका फंक्शन क्या, तो कैसी प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्रोटीन है, ठीक है ना। तीनों प्रोटीनों में से एल्बुमिन्स, फिब्रोजेन और ग्लोबुलिन्स, तीनों में से फिब्रोजेन सबसे बड़ी होती है प्रोटीन, एल्बुमिन सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। ये सिंथेसिस कहां से होती है, लीवर सेल से, जहां से एल्बुमिन सिंथेसिस हुई है वहां से ये तुम्हारी फिब्रोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। देखो मैंने फिब्रोजेन का मतलब बता दिया था, फिब्रोजेन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, फिब्रो का मतलब होता है फाइबर्स, जेन का मतलब होता है क्लॉटिंग। किसी भी ब्लड वेसल्स के अगर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर वहां पे अगर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्लॉट हो गया, तो वहां से ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं फिब्रोजेन प्रोटीन। समझ लो जहां पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट है, समझ लो कौन सी प्रोटीन ने किया है, फिब्रोजेन ने, ठीक है ना। वो बिना देखे को हर कोई बता देगा। ये हो गया फिब्रोजेन। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोटीन की, बात करते हैं हम ग्लोबुलिन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन। हाँ, ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, पेपर में जरूरी नहीं है कि ग्लोबुलिन आ जाए, जो बोलते हैं वो भी आ सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं हम ग्लोबुलिन्स को, ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है,
ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। और तीसरा क्या बोल सकते हैं हम? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ग्लोबुलिन्स को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोबुलिन्स को क्या बोल सकते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं और एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। ग्लोबुलिन्स आर डिवाइड इन 3 पार्ट। ग्लोबुलिन्स डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहला अगर हम पार्ट की बात करें तो अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन। अगर हम दूसरे की बात करें तो बीटा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन। अगर हम तीसरे की बात करें तो गामा ग्लोबुलिन। ये हो गया हमारी ग्लोबुलिन 3, अल्फा बीटा गामा। ये हो गया हमारी 3 ग्लोबुलिन। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, कहाँ से सिंथेसिस हुई है, काम क्या है। जो अल्फा होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन दोनों ही, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, यानी कि रुको एक हम सही से बना देते हैं। ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। अल्फा एंड जो बीटा ग्लोबुलिन होती है, ठीक है ना, वो सिंथेसिस कहाँ से होती है? लीवर सेल से। कहाँ से सिंथेसिस होती है? कहाँ से होती है सिंथेसिस? लीवर सेल से। लीवर सेल से क्या होती है? सिंथेसिस होती है। और इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट इन ट्रांसपोर्ट करती है मिनरल एंड, ट्रांसपोर्ट किसको करती है? मिनरल एंड सॉल्ट को। कहां पे? ब्लड में, ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड सॉल्ट इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या करती है? मिनरल एंड सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बाइंडिंग का भी काम कर सकती है। ठीक है ना, बाइंडिंग का भी काम करती है, मिनरल एंड सॉल्ट को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करने का भी ये काम करती है, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये तो एक काम हो गया। अब हम पढ़ते हैं गामा ग्लोबुलिन्स। क्या पढ़ते हैं हम नेक्स्ट? गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? गामा ग्लोबुलिन्स। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स को इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब जो 12th में एक चैप्टर है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो आधा बेसिस पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगर यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना बच्चों, तो गामा ग्लोबुलिन्स के बारे में अच्छे से अभी यहाँ पे पढ़ लिया, तो 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है, उसको ना आपको ओनली डिजीज ही पढ़नी पड़ेगी, ओनली एंटीबॉडीज यहीं पे समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है ना, आधा बेस है 12th के वहाँ पे। ठीक है, तो गामा ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये सबसे पहले इसकी सिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहाँ से सिंथेसिस होती है? सिंथेसिस इन प्लाज्मा सेल। कहाँ से? प्लाज्मा सेल। अब ये देखो, ठीक है, अब ये देखो कि सारी प्रोटीन लीवर सेल से सिंथेसिस हो रही थी। भले ग्लोबुलिन्स के 2 टाइप अल्फा एंड बीटा भी लीवर सेल से सिंथेसिस हुई, लेकिन ये प्लाज्मा सेल से सिंथेसिस हुई। प्लाज्मा सेल्स एक टाइप होता है बी लिम्फोसाइट का। प्लाज्मा सेल इज अ टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसलिए ये गामा ग्लोबुलिन सिंथेसिस होती है प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल एक टाइप होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में छोटी छोटी सेल्स होती हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है ना, वहीं से सिंथेसिस होती है गामा ग्लोबुलिन्स। इसका काम क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या काम है इसका? डिफेंस मैकेनिज्म। क्या करती है? डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है।
क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब समझे, इनकी जितने भी हमारे बॉडी के बाहर जो भी, देखो हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी पे अटैक करते रहते हैं, ठीक। उन अटैक को हमारी बॉडी को बचाने के लिए उन अटैकों से ये गामा ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। जो भी वायरस, बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है, ये क्या करती है, उनको इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ का मतलब समझे, खा जाती है, इनकी डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। जो हमारे वायरस, बैक्टीरिया होता है हमारे अंदर जब अटैक करते हैं, फंजाई अटैक करती है, तो एक प्रोटीन क्या होती है, उसको हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है ना, खा जाती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है एक तरफ से। ये तो हो गया, हमारी सारी प्रोटीन्स हो गई हैं, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, सारी प्रोटीन्स हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी स्पीड से हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के बाद अब हम पढ़ते हैं क्या, सीरम। क्या पढ़ते हैं, सीरम। सीरम, ठीक है। सीरम क्या होता है, सीरम ऐसा समझो, एक बीकर है, ठीक ना, एक बीकर में मैंने सारी चीज़ें डाल दी, उसमें मतलब कि मैंने दूध डाल दिया, दूध में मैंने चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दी, ठीक है, उसमें से, और जिस बीकर में मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं, दूध, पत्ती, चाय, ठीक है ना, वहाँ चीनी, अगर उसी में से हम चीनी और चाय पत्ती निकाल लें, बचा क्या, एक सॉल्यूशन, मिल्क, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, सीरम। सीरम का मतलब एक सिंपल सा चीज़ है, ब्लड में से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन यानी क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है ना, अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को अगर हम रिमूव कर दें, तो जो बचा कुचा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीरम, ठीक है। सीरम का अगर रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्या बोलोगे हम, रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक ना। सीरम यानी कि ब्लड में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें, यानी कि हम दूध में से चाय पत्ती प्लस चीनी को रिमूव कर दें, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम सीरम, ठीक है। उसमें से जो सॉल्यूशन बचेगा बाद में, वो क्या बचेगा, सीरम। जैसे कि मान लो ये बीकर है, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा बीकर, ये क्या तुम्हारा ब्लड है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ब्लड है, ठीक है। ये तुम्हारा ब्लड है, ये क्या है, तुम्हारी फ्लोटिंग बॉडीज है, क्या है, तुम्हारी फ्लोटिंग बॉडीज हैं ये तुम्हारी, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारी क्या है, प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये अगर हम इन प्रोटीन्स को रिमूव कर दें, प्रोटीन्स या क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर दें, जो बचा हुआ सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सीरम। और हमने फ्लोटिंग बॉडीज, फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लोटिंग बॉडीज यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ब्लड में फ्लोटिंग की तरह काम करते हैं, यानी कि फ्लोट्स होते रहते हैं, ठीक है ना। जो मान ली, यानी कि जो सॉल्यूशन के, एक मान लो बीकर है, ये इसमें पूरा ब्लड है, इसके ऊपर जो भी फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, मैक्रो साइज में जो बॉडीज फ्लोट करती हैं वो क्या होती हैं, फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, फ्लोटिंग बॉडीज प्लस प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर को हमने क्या कर दिया, हमने पूरी तरह से रिमूव कर दिया, ठीक है। वो जो बचा हुआ सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोल दिया हमने, सीरम। इसको हमने क्या बोल दिया, हमने सीरम, ठीक है ना। ये सीरम है। सीरम की सिंपल सी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। अब तो ये हमारा यहाँ पे हो ही गया है, ठीक है ना, ये अब हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
अब मैं आपको फॉर्म्ड एलिमेंट बताऊंगा फुल डिटेल में, फॉर्म एलिमेंट और प्लस उसके यानी कि RH फैक्टर के बारे में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ाएंगे उसमें और क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। बने रहिए आप लोग, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, सर हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी आपको वो चीज़ भी समझा दूंगा।